नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्राइम 1001 में। मैं आपका होस्ट अभय सिंह ही लेकर आया हूं एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 13 जून 2017 की सुबह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पुलिस कंट्रोल रूम को एक चौंकाने वाली सूचना मिली। गांव सुभाषपुर में एक युवक की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही कोतवाली मडियाहू के प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल के डीएस स्कूल के पीछे था, जहां जमीन पर खून सना पड़ा था और एक खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। क्या यह हादसा था या साजिश? जानते हैं इस रहस्यमयी केस की पूरी कहानी। अब तक वहां गांव वालों की काफी भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को देखते ही लोग एक किनारे हो गए थे। नरेंद्र कुमार सिंह ने लाश का निरीक्षण शुरू किया। मृतक की हत्या किसी धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से की गई थी। उसकी उम्र यही कोई 27 से 28 साल थी। देखने से ही वह गांव का रहने वाला लग रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम से इस घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को भी मिल गई थी। उसी सूचना के आधार पर एसपी भोलेंद्र कुमार पांडे भी घटनास्थल पर आ गए थे। उन्होंने भी घटनास्थल और लाश का निरीक्षण किया। काफी प्रयास के बाद भी लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। मृतक के कपड़ों की तलाशी में भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे उसकी शिनाख्त हो सकती। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी कर रही थी। तभी कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह एक बार फिर घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से करने लगे। इसका नतीजा यह निकला कि लाश से कुछ दूरी पर उन्हें एक टूटा हुआ सीम मिला। इससे जांच में मदद मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे सुरक्षित रख लिया। एसपी भोलेंद्र कुमार पांडे मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का आदेश देकर चले गए थे। इसके बाद नरेंद्र कुमार सिंह भी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर थाने आ गए। थाने में उन्होंने अपराध संख्या 461/2017 पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए एसपी भोलेंद्र कुमार पांडे ने थाना पुलिस की मदद के लिए क्राइम ब्रांच के अलावा सर्विलांस टीम को भी लगा दिया था। जांच को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र कुमार सिंह ने घटनास्थल से मिले सिम कार्ड पर लिखे नंबर के आधार पर संबंधित कंपनी से पता किया तो जानकारी मिली कि वह सिम महाराष्ट्र के जिला गढ़चिरौली के थाना देसाई के गांव तुलसी के रहने वाले पंकज का था। वह सिम महाराष्ट्र से खरीदा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि मृतक का आसपास के रहने वाले किसी से कोई संबंध था, या फिर वह यहां घूमने आया था। उसका किससे क्या संबंध था यह पता करने के लिए पुलिस ने नंबर पता करके उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उस नंबर से अंतिम नंबर पर जिससे बात हुई थी उसका नाम सत्यम था। 13 जून को सत्यम की पंकज से कई बार बात हुई थी। यही नहीं, उसके नंबर की लोकेशन भी 13 जून को घटनास्थल की पाई गई थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। नरेंद्र कुमार सिंह ने सत्यम के नंबर को सर्विलांस पर लगवाकर उसकी लोकेशन पता कराई, क्योंकि फोन करने पर उसे शक हो जाता और फरार हो सकता था। सर्विलांस के आधार पर ही उन्होंने 24 जुलाई 2017 की सुबह इटाए बाजार के आगे नहर की पुलिया के पास से सत्यम और उसके साथ एक युवक तथा एक युवती को गिरफ्तार कर लिया। तीनों एक मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। बाद में पूछताछ में पता चला कि तीनों कहीं दूर भाग जाना चाहते थे, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ न सके। तीनों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम सत्यम उर्फ छोटू गौड़, सचिन गौड़ उर्फ चिंटू और रूपाली बताए। इनमें सत्यम और सचिन वाराणसी के थाना फूलपुर के गांव करियाव के रहने वाले थे। युवती का नाम रूपाली था। वह मृतक पंकज उर्फ प्रेम उर्फ बबलू की पत्नी थी। वह महाराष्ट्र के जिला गढ़चिरौली के थाना देसाई के गांव तुलसी की रहने वाली थी। पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू की तो थोड़ी हिलाहवली के बाद उन्होंने पंकज की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल संख्या यूपी 65BQ 7062 जब्त कर ली थी। इसके बाद इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, दस्ताने भी बरामद कर ली गए थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में तीनों ने पंकज की हत्या की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी।
महाराष्ट्र के जिला गढ़चिरौली के थाना देसाई के गांव तुलसी का रहने वाला 28 साल का पंकज उर्फ प्रेम उर्फ बबलू उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी के थाना फूलपुर के गांव करियाव में आकर रह रहा था। वह यहां शादी विवाहों या किसी अन्य कार्यक्रमों में डांस करता था। इसी से होने वाली आमदनी से उसका और उसके परिवार वालों का भरण पोषण हो रहा था। वह डांस करके इतना कमा लेता था कि उसका और उसके परिवार का गुजारा आराम से हो रहा था। करियाव में ही सत्यम उर्फ छोटू गौड़ भी रहता था। पंकज से उसकी दोस्ती हो गई तो वह उसके घर भी आने जाने लगा। घर आने जाने से उनकी दोस्ती तो गहरी हुई ही, पंकज की पत्नी रूपाली से भी उसकी अच्छी पटने लगी। वह उसे भाभी कहता था। चूंकि सत्यम की शादी नहीं हुई थी, इसलिए जल्दी ही रूपाली पर उसका दिल आ गया। इसके बाद वह पंकज की अनुपस्थिति में भी उसके घर जाने लगा, क्योंकि उसके सामने वह दिल की बात नहीं कह सकता था। आखिर एक दिन पंकज की अनुपस्थिति में सत्यम ने रूपाली से दिल की बात कह ही नहीं दी, बल्कि दिल की मुराद भी पूरी कर ली। एक बार मर्यादा भंग हुई तो सिलसिला चल निकला। दोनों को जब भी मौका मिलता इच्छा पूरी कर लेते। पंकज इस सबसे अनजान था। जिस पत्नी को लेकर वह अपने घर परिवार से इतनी दूर आ गया था, उसी पत्नी ने उससे बेवफाई करने में जरा भी संकोच नहीं किया था। पंकज की गैर मौजूदगी में सत्यम का आना जाना कुछ ज्यादा बढ़ गया तो लोगों की नजरों में यह बात खटकने लगी। लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया तो उन्हें मामला गड़बड़ लगा। लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे तो यह बात पंकज के कानों तक पहुंची। पहले तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लोगों ने टोकाटाकी शुरू की तो उसने सच्चाई का पता करना चाहा। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन वह रूपाली से कार्यक्रम में जाने की बात कहकर घर से निकला जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वापस आ गया। अचानक पंकज को देखकर रूपाली घबरा गई। इसकी वजह यह थी कि उस समय सत्यम उसके घर में ही मौजूद था। पंकज को देखकर सत्यम तो पिछवाड़े से भाग निकला, लेकिन रूपाली पकड़ी गई। उसकी हालत ने सच्चाई उजागर कर दी। पंकज ने उसे खरी खोटी तो सुनाई ही, इतने से मन नहीं माना तो पिटाई भी कर दी। रूपाली ने उस समय वादा किया कि अब वह फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। पंकज ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। माफ करना उसकी मजबूरी भी थी। आखिर उसे भी तो अपना घर बचाना था। उसे लगा कि गलती सभी से हो जाती है। रूपाली से भी हो गई, अब संभल जाएगी। लेकिन रूपाली संभली नहीं। कुछ दिनों तक तो वह सत्यम से बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे दोनों लोगों की नजरें बचाकर फिर चोरी छुपके मिलने लगे। रूपाली पंकज से ऊब चुकी थी। वह पूरी तरह से सत्यम की होकर रहना चाहती थी, इसलिए वह जब भी सत्यम से मिलती एक ही बात कहती, सत्यम, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इस तरह छिप छिप कर मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पूरी तरह तुम्हारी होकर रहना चाहती हूं। चलो हम कहीं भाग चलते हैं। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रूपाली, लेकिन थोड़ा शांति से काम लो। देखो, मैं कोई उपाय करता हूं, जवाब में सत्यम कहता। सत्यम उपाय सोचने लगा। उसने जो उपाय सोचा उसके बारे में एक दिन रूपाली से कहा, रूपाली, क्यों ना हम पंकज को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दें। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। रूपाली पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उसके बाद धीरे से बोली, कहीं हम पकड़े ना जाए। इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। उसे तो मैं ऐसा निपटा दूंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। सत्यम ने कहा। इसके बाद सत्यम ऐसा मौका ढूंढने लगा जब वह अपना काम कर सके। 12 जून 2017 को पंकज को कार्यक्रम में डांस करने के लिए थाना मड़ियाहू के गांव सुभाषपुर जाना था। वह अपनी पार्टी के साथ निकल भी गया। पंकज के घर से निकलते ही रूपाली ने सत्यम को बता दिया। चूंकि वाराणसी और जौनपुर की सीमा सटी हुई है और मड़ियाहू तथा फूलपुर के बीच की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर है, इसलिए सत्यम रूपाली की सूचना देते ही अपने साथी सचिन के साथ सुभाषपुर गांव के लिए निकल पड़ा। आधी रात के बाद लोगों की नजरें बचाकर सत्यम ने बहाने से पंकज को गांव के बाहर केडीएस स्कूल के पीछे बुलाया और सचिन की मदद से चाकू से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पंकज के मोबाइल से उसका सिम निकालकर तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया
और मोबाइल लेकर चला गया। पंकज के अचानक गायब होने से उसके साथियों ने सोचा शायद किसी बात से नाराज होकर वह घर चला गया होगा और अपना मोबाइल भी बंद कर लिया होगा। पति के इस तरह गायब होने से रूपाली रोने धोने का नाटक करती रही। काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस हथियारों तक नहीं पहुंची तो उचित मौका देखकर उसने सत्यम के साथ भाग जाने की योजना बना डाली। संयोग से पुलिस ने उन्हें उसी दिन पकड़ लिया जिस दिन सत्यम और रूपाली भाग रहे थे। मामले का त्याग कर रूपाली और सत्यम को मिला क्या? पंकज तो जान से गया, लेकिन अब उन दोनों की जिंदगी भी अब खुलासा होने के बाद पुलिस ने अज्ञात की जगह सत्यम, सचिन और रूपाली को नामजद कर तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। सोचने वाली बात तो यह है कि पंकज की जेल में ही कटेगी।